नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार की नदियों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार की नदियों को जानना हमें इसलिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में इससे सवाल आते ही आते हैं। उसका कारण यह है कि जो बिहार की जो नदियाँ हैं, जब आप इसको गौर से देखेंगे और इसके बारे में आप जानते भी हैं कि बिहार की नदियाँ ना सिर्फ यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है बल्कि यहाँ की पूरी जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए यहाँ के नदियों के बारे में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और यू कैन से एज ए सिटीजन ऑफ बिहार यू शुड नो अबाउट द रिवर ऑफ बिहार। तो चलिए हम आज सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार की नदियाँ हैं उसका बेसिकली करैक्टर क्या है, उसका चरित्र क्या है और वो बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करते हुए यहाँ के लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि जो बिहार में जो नदियाँ क्रॉस कर रही है और ख़ास करके जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो जो गंगा नदी है ये बिहार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जब इसको आप गौर से देखेंगे तो आप ये गौर से देख सकते हैं मैप में कि ये दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये इसके नॉर्थ साइड में कौन कौन सी नदियाँ हैं और साउथ में कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसको हम क्रमवार देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं इसके नॉर्थ में कौन कौन सी नदियाँ हैं। गंगा जब यहाँ से दो भागों में डिवाइड होती है तो इसके नॉर्थ साइड में आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा घाघरा, जिसको आप सरयू भी कहते हैं। उसके बाद आप गंडक नदी देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे बड़ी गंडक भी कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बूढ़ी गंडक दिखेगी, बूढ़ी गंडक। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी, जिसको हम बिहार में बहुत ही बलान भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट में महानंदा। तो कुल कितनी नदियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो रिवर है वो बिहार के नॉर्थ साइड में है, जो गंगा के नॉर्थ साइड में पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके अब इसको देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये किस तरीके से किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और कहाँ और किस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गंगा नदी को देखते हैं, क्योंकि ये दो भागों में जब डिवाइड करते हैं तो इसके कुछ बेसिक बातें हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, जो गंगा नदी है वो पूरे भारत में कितने किलोमीटर भाग से फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई कितनी है। तो ये आप जब इंडिया की बात करेंगे तो ये 2525 है, 2525, ठीक है। जब हम स्पेशली बिहार की जब हम बात करते हैं तो जब हम करते हैं तो यहाँ पे बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, 445 किलोमीटर। अब हम इसके बाईं तरफ कौन कौन सी नदियाँ, ये हमने अभी जस्ट देखा ही है। अब इसके साउथ में थोड़ा सा हम देखते हैं दाईं तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं। दाईं में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा दक्षिण की तरफ कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, क्यूल। ये सारी नदियाँ इसके साउथ में है दाईं तरफ। क्योंकि राइट साइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो मैप को ध्यान से देखने के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो ऐसे फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो इसके लेफ़्ट साइड तो यही नदी होगी ना, और इसके राइट साइड ये साउथ की नदी होगी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अब नॉर्थ में जो घाघरा, जिसे आप सरयू भी कहते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से क्रॉस करती है और क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरयू नदी को देखते हैं, घाघरा। देखिए घाघरा क्या है कि इससे पहले एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये सवाल 2019 के बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार में जो गंगा नदी है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है और किस किस डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी की सीमा टच करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है ये यहाँ पे जो दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये सबसे पहले कहाँ, बक्सर के पास एक चौसा नामक जगह है, यहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले बक्सर को आप देख सकते हैं, ये पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर आप भोजपुर को देखिए, उसके बाद इसी के पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप ऊपर में नॉर्थ में सारण है। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पटना है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसी के जस्ट ऊपर वैशाली है। फिर नीचे आप आएंगे, इसी के नीचे यहाँ समस्तीपुर है।
उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे बेगूसराय, फिर आगे बढ़ेंगे खगड़िया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नीचे साइड में लखीसराय, फिर यहाँ पे आपको मुंगेर दिखेगा, और फिर यहाँ भागलपुर है, और लास्ट में यहाँ पे आपको कटिहार दिखेगा। तो टोटल यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, फ्लो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम देखते हैं घाघरा के बारे में। देखिए घाघरा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये नेपाल से निकलती है। ये घाघरा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, घाघरा, ये नेपाल से निकलती है, इधर से नेपाल से, और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। हम सरयू अभी आपको बोला था कि सरयू भी कहते हैं, तो सरयू नदी इसलिए कहते हैं कि इसको उत्तर प्रदेश में जब ये फ्लो करती है तो फ्लो करने के दौरान जब ये अयोध्या के पास आती है तो अयोध्या में इसको हम सरयू के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात इसका नाम घाघरा हो जाता है। तो ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि सरयू नदी हम क्यों कहते हैं, ये इसके बेसिक फैक्ट हो गए। अब हम देखते हैं ये प्रवेश कहाँ करती है। ये बिहार में जो सारण ज़िला है, आपने भी मैप में देखा था, ये जो सारण ज़िला है, आप देखिए गौर से, ये घाघरा नदी यहाँ पे क्रॉस करते हुए गंगा के पास मिल रही है। तो सारण ज़िला के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? ये जो सरयू नदी जिसे आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं और बिहार में उसको घाघरा कहते हैं, ये सारण ज़िले में जो छपरा हेडक्वार्टर है उसके पास छपरा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके ऊपर में बहुत सारी नदियां हैं, तो इसके ऊपरी भाग को खास करके लखनदेई और करनाली के नाम से भी हम जानते हैं, और ये बिहार के उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये लखनदेई भी आप जानिए कि इसे हम क्यों कहते हैं। फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी लंबाई बिहार में कितनी है। इसकी कुल लंबाई खास करके 1080 किलोमीटर है टोटल लंबाई, बट बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 है, किसकी? घाघरा की। और बिहार में जो कैचमेंट एरिया है इसका 2995 है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जानना इम्पोर्टेंट है कि बिहार में 83 किलोमीटर में ये फ्लो करती है। अब हम नेक्स्ट नदी को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नदी है गंडक, ठीक है, जिसको बड़ी गंडक भी कहते हैं। देखिए ये भी नेपाल से निकलती है, क्योंकि नॉर्थ में नेपाल है तो सारी नदियाँ नेपाल से निकल रही है, तो आपको बेसिक बातें पता ही है। बट कहाँ इसका प्रवेश बिहार में होता है, तो ये हमें जानना है। ये नेपाल में जो एक अन्नपूर्णा श्रेणी है वहाँ से ये निकलती है, और ये खास करके 7 धाराओं में निर्मित होते हुए इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी को जो घाघरा के बाद जो गंडक नदी है, गंडक को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 7 धाराओं में निर्मित होती है, और फिर इसको हम जैसे कि सप्त गंडकी भी कहते हैं, काली गंडकी भी कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं, शालिग्रामी, सदानेरा, ये सारे नाम से जानी जाती है। बट ये जहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है, आप देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण के जो भैंसा लोटन नामक स्थान है, आप इसको यहाँ पे तो आपको ये मैप में वो जगह नहीं दिखेगा, बट आप ये जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये भैंसा लोटन नामक आपको जगह यहाँ पे दिखेगा। यहीं से ये बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, बट बिहार में इसकी लंबाई मात्र 260 किलोमीटर है। तो गंडक नदी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण कहाँ से फ्लो करती है, देखिए पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर आप पूर्वी चंपारण जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है यहाँ, फिर गोपालगंज यहाँ भी फ्लो करती है, फिर सिवान को आप देखिए सिवान, फिर सारण यहीं के आसपास है ना, सारण, मुजफ्फरपुर में भी फ्लो करती है। आप देखेंगे गौर से तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। फिर वैशाली से प्रभावित होती हुई ये सोनपुर जो यहाँ पे है, वैशाली से जो फ्लो करती हुई ये सोनपुर के पास जो है, सोनपुर वो हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो ये बेसिकली बड़ी गंडक के बारे में ये सारी बातें थी, और मुझे लगता है इस तरीके से आप इसको जब आप देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक द वे ऑफ स्टडी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू स्टडी। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं उसी से हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं ये बहुत मायने रखता है। सो आई होप ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका जो खास करके नेक्स्ट इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बूढ़ी गंडक का खासकर आप सभी जानते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी के पास इसका
जो यहाँ पे फ्लो होता है वहाँ से सोमेश्वर श्रेणी के पास। तो यहीं पे ये चीज़ें यहाँ पे इसके आसपास ये सब प्रवाहित होती है। और ये उत्तरी बिहार की तेज़ धारा वाली नदी है। कौन? ये बूढ़ी गंडक। आप सभी जानते हैं कि बूढ़ी गंडक में जब बाढ़ आती है तो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। और यह नदी पश्चिमी चंपारण, आप ध्यान से देखिए, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, इस सारी डिस्ट्रिक्ट को आप देखते जाइए। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हुई जमालपुर के निकट, आप देखेंगे यहाँ पे मुंगेर के आसपास ये आपको दिखेगा जमालपुर, है ना। तो ये जमालपुर के निकट बाईं ओर गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? ये जमालपुर के निकट मिलती है। कौन? बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक के ऊपरी भाग में जो नेपाल है उसके ऊपरी भाग में एक सिकराना है, उसको हम सिकराना के नाम से जानते हैं। और मोतिहारी के निकट ये धनौती नदी की धारा से मिलने के पश्चात ये क्या होता है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, कोई भी नदी जब अलग अलग जगह से क्रॉस करती है तो उसके अपने नाम होते हैं। तो जब बिहार में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम बूढ़ी गंडक हो जाता है। बट जब ये नेपाल में क्रॉस करती है, नेपाल से जब आती है, तो नेपाल में इसको हम सिकराना नदी कहते हैं। और जब मोतिहारी के निकट ये धनौती नदी के पास की धारा से जब मिलती है मोतिहारी के पास, तो इसके बाद इसे हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो लंबाई बिहार में है, सिर्फ हम उसको देखते हैं, टोटल लंबाई नहीं जानना है बिहार में कितनी लंबाई है, ये हमें जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कुल लंबाई वैसे 320 किलोमीटर है तथा इसका जो कैचमेंट एरिया है 9601 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बूढ़ी गंडक नदी है ये ख़ास तरह से किस किस तरह के जो प्राकृतिक जो चीज़ें बनती है उसका निर्माण करती है। खास करके प्राकृतिक तटबंध जो है, जैसे कि गोखुर झील का निर्माण करती है। उसके बाद फिर ये आप देखेंगे विसर्प का निशान बनाते हुए इसका निर्माण करती है। और फिर चौड़ी घाटी में जो एक सीमित संकीर्ण नलिकाएं होती है उससे ये प्रवाहित होती है और इसकी मेन विशेषता यही है। तो ये बेसिकली ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस किस तरह के नेचुरल जो एक सिस्टम होता है उसका निर्माण करती है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में उत्तर बिहार की नदी जो है वो बागमती नदी को बिहार की एक तरह से चिरस्थायी नदी मानी जाती है, जो नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी के भीवपुरी से निकलती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सीतामढ़ी जो ज़िला है, आप देखिए सीतामढ़ी ज़िला बागमती नदी का जो सबसे फेमस जगह है, सीतामढ़ी जिला के सोखतिया गांव एक है। सोखतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करते हैं। कहाँ? ये सोखतिया गांव कहाँ है? तो ये सीतामढ़ी में है सोखतिया गांव, इसको आप ध्यान से देखिए। और इसकी बिहार में कुल लंबाई है 394 किलोमीटर। ठीक है। अब ये कैसे कहाँ कहाँ इसका फ्लो होता है, तो बिहार के सीतामढ़ी को आप देखिए, फिर आप दरभंगा को देखिए, दरभंगा यहीं पे आपको दिखेगा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी यहीं पे है। ठीक है। मुजफ्फरपुर इसके आसपास है ना, यहाँ मुजफ्फरपुर है। ठीक है। मुजफ्फरपुर ज़िले में फ्लो करती हुई, प्रवाहित होती हुई ये देवापुर के निकट यानी कि पूर्वी चंपारण के पास एक लाल बकैया नदी है। पूर्वी चंपारण यहाँ पे है, लाल बकैया नदी इससे पहले मिलती है, ये सब फ्लो करती हुई। और इसके बाद इसकी सहायक नदी को जानने से पहले हम ये देखें कि इस नदी के किनारे जो नेपाल का जो काठमांडू शहर है, इस नदी के किनारे, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध पशुपति मंदिर है, ये काफ़ी फेमस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब नेपाल गए थे तो वो पशुपति जो मंदिर है वहाँ पे उन्होंने पूजा की थी, और ये काफ़ी फेमस हिंदू टेम्पल है। तो ये चीज़ें आपको जानना है कि पशुपति मंदिर जो है वो ये बागमती नदी जो है वहाँ पे इसके पास अवस्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, जो कि कमला नदी है। इसको भी हम देखते हैं। तो इसका जो उद्गम है आप सभी जानते हैं, महाभारत श्रेणी से होता है नेपाल में। और ये बिहार में कहाँ मिलती है? बिहार में मधुबनी के
जो जयनगर नामक स्थान है, आप इसको मैप में देखिए, मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है, जहां बिहार सरकार द्वारा क्या बनाया गया है, एक कमला बैराज बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। इसकी प्रमुख धारा जो है वो खगड़िया में बागमती से मिलती है, क्योंकि हमने इससे पहले बागमती पढ़ा है। तो बागमती नदी जब यहाँ से क्रॉस करती है तो इसकी जो धारा है कमला नदी की, ये यहाँ पे बागमती से मिल जाती है, जबकि एक धारा जो है कोसी नदी से मिलती है। यानी कि इसकी दो धारा है, यानी कि यहाँ से इससे पहले यहाँ बागमती नदी है, आप सभी देख रहे हैं, ये बीच में कमला नदी है, और इसकी एक धारा बागमती से मिलती है और दूसरी धारा इसकी कोसी धारा से मिलती है। कहाँ पे? पिपरा घाट के पास। और बलान नदी में जब ये मिलती है, इस कारण से इसका नाम कमला बलान है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा आप समाचार में सुनते होंगे कि खास करके कमला बलान का जिक्र आता है। तो ये बागमती नदी के बाद जो कमला नदी जिसे हम कहते हैं, इसको हम कमला बलान भी कहते हैं। इसकी बिहार में जो कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अब हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जो जिसको हम उत्तर बिहार में खास करके शोक नदी, बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस नदी का जो मूल नाम है वो कौशिकी है। कौशिकी इसका मूल नाम है, जो खास करके अलग अलग 7 धाराओं से मिलकर बनी है। ये 7 धारा कौन कौन सी है? इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी, ये सभी से मिलकर बनी है। कौन? ये कोशी नदी। खास करके ये जो त्रिवेणी के पास जो एक जगह है, यहाँ जब ये मिलती है तो त्रिवेणी के पास मिलकर इसको हम कोसी के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको ये 7 धारा के बारे में जिक्र किया, तो ये 7 धारा के नाम से अलग अलग से मिलकर बनती है। जब ये त्रिवेणी के पास आती है तो ये यहाँ पे कोसी के नाम से जानी जाती है। ये आपको पता है कि ये अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी कुख्यात है, और काफ़ी ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है, इसीलिए पता नहीं चलता है कि ये किस तरीके से कहाँ और किस एरिया को प्रभावित कर देगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वहाँ के लोगों को, और इसीलिए बिहार में जो खास करके बाढ़ की जो विभीषिका है, वो बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, इस कारण से बिहार का जो शोक नदी है, ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लगातार सवाल आते हैं, और पिछले 200 वर्षों में लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। और ये जो नदी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये लगातार ये इम्पैक्ट करते हुए ये पश्चिम की ओर स्थानांतरित करती जा रही है। और नेपाल में एक गोसाई स्थान है, वहीं से ये सप्तकोशी एक जगह है, वहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाई नामक स्थान से। और ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, ये हम पहले अच्छे से देख लेते हैं मैप में। ये सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, सुपौल। फिर सहरसा को आप देखिए, इसी के पास सहरसा है, आप सहरसा को मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे सहरसा यहीं पे है। उसके बाद फिर आप देखिए ये यहाँ पे फिर मधेपुरा है, आप मधेपुरा को मैप में देखिए, यहाँ सहरसा, मधेपुरा, फिर पूर्णिया, यहाँ भी ये फ़्लो करती हुई यहाँ फ़्लो करती है। और कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला के निकट ये, कुर्सेला के निकट आप देखेंगे कोसी नदी, यहाँ पे ये मिल जाती है। ऐसे ऐसे फ़्लो करते हुए यहाँ पे कुर्सेला नामक जगह है, इसके निकट ये मिलने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा का निर्माण भी करती है, आपको ध्यान रखना है। एक डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कोसी नदी करती है। इसकी कुल लंबाई वैसे 720 किलोमीटर है, बट बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और ये इसकी जो सहायक नदी है, सिर्फ इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी है बागमती, आप अभी आपने देखा इधर बागमती, कमला, ये सब अभी आपने देखा, बागमती, कमला बलान, भूथी बलान, जिसे आप कोसी को भूथी बलान भी इससे पहले मैंने आपको चर्चा किया था कि भूथी बलान कोसी को कहा जाता है। और फरेनी धार, धीमा धार, ये सारी नदी ये इसकी सहायक नदी है। अब हम लास्ट में उत्तर भारत की नदी के बारे में देखेंगे कि ये महानंदा जो नदी है वो आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है और बिहार में इसका कहाँ से प्रवेश होता है। तो ये बिहार में सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि जो बिहार की सबसे ईस्ट साइड में
फ्लो करने वाली नदी कौन सी है, तो ये महानंदा नदी है और बिहार की जो सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का निर्धारण भी करती है। आप देखेंगे बिहार में जो खास करके ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। आप इसके बीच क्या देखते हैं, बॉर्डर, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भी टच करता है। तो ये जब यहाँ पे आती है, गंगा नदी में मिलती है, तो ये खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य एक सीमा का निर्धारण भी करती है। और नेपाल में जब ये महाभारत श्रेणी से निकलती है और जब पूर्णिया और कटिहार ज़िले से प्रवाहित होती हुई, देखिए पूर्णिया यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे आप देखिए पूर्णिया है, ये पूर्णिया है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। फिर कटिहार है, पूर्णिया और कटिहार आप देखेंगे मैप में, पूर्णिया और ये कटिहार को जब आप देखेंगे मैप में, ये पूर्णिया, ये कटिहार, जब यहाँ से प्रवाहित होती हुई जब ये मनिहारी के निकट आती है, मनिहारी नामक एक जगह है, देखिए आप इसको मैप यहाँ देखिए, मनिहारी आपको दिखेगा, ये मनिहारी है ना। तो ये मनिहारी के निकट गंगा से मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 376 किलोमीटर। बट बिहार में जो इसका जल अपवाह क्षेत्र है वो 7,957 वर्ग किलोमीटर है, बट इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरे उत्तर बिहार की नदियाँ थी जिसकी चर्चा मैंने इस एक एपिसोड में की है। साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको आप ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जब इसको आप देखेंगे रोक रोक के मैप में देखते हुए, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ें नहीं जानने की ज़रूरत है। और ख़ास करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सवाल किस तरह के बनाए जा सकते हैं या फिर क्या पूछे जाएंगे, ज़्यादा अपने आप में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। और ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार की नदियों के बारे में आपको जानना चाहिए कि बिहार की नदी का क्या इम्पोर्टेंस है और यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती हुई गंगा नदी में मिलती है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप और क्या चाहते हैं और आपकी अपनी क्या राय है, ये ज़रूर हमसे साझा करें। तो आज के इस एपिसोड में